एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में आप पैसेज या कॉम्प्रीहेंशन में, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में आपके 3-4 नंबर आप कटवा रहे हो, क्वेश्चन आप गलत कर दे रहे हो, तो उसका रीज़न आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इंग्लिश की वजह से आपके नंबर नहीं कट रहे। ये कॉम्प्रीहेंशन में, पैसेज में, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप किस अप्रोच से ये कॉम्प्रीहेंशन को करते हो। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो आप देख लोगे, जो मैं अप्रोच यूज करता हूँ, जो एक्चुअल अप्रोच आपको यूज करनी चाहिए कॉम्प्रीहेंशन के लिए, पैसेज के लिए, उसमें इंग्लिश का रोल उतना नहीं है जितना रोल है कि आप उसको किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो पैसेज को, वो आपने सीख लिया। फिर आपको ये जो पैसेज है ये टाइम कंज्यूमिंग ना लग के आपको लगेगा ये तो फोगट के नंबर है। आप सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन को ख़त्म करने की कोशिश करोगे। जनरली क्या होता है, सीजीएल मेंस वाले में 2-3 पैसेज आते हैं तो 10 या 15 क्वेश्चन आते हैं। 10-15 क्वेश्चन में अपन 2-3 क्वेश्चन गलत करते हैं, 2-3 क्वेश्चन का फिर फाइनल रैंकिंग में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो मैं इसमें वही टेक्निक बताऊँगा कि एक्चुअली स्टूडेंट को कैसे पैसेज को हैंडल करना चाहिए, क्या सीक्वेंस होनी चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना। तो शुरू करते हैं अपन। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट की, लड़का क्या करता है, कोई भी होता है, वो पहले पैसेज को पूरा पढ़ता है। पहले क्या करेगा, जैसे 1.5 पेज का पैसेज है, पूरा पैसेज पढ़ रहा है। अब उसको नहीं पता कि क्वेश्चन मेरे को एक्चुअली किस चीज़ का पूछा जाने वाला है, नहीं पूछा जाएगा। पूरा पैसेज पढ़ता जाएगा शुरू से लेकर अंत तक, तो पहले वाली चीज़ें वो भूलता रहता है भाई एक्चुअली वो पढ़ क्या रहा था क्या, तो वहाँ गड़बड़ होती है। मतलब क्या करता है वो शुरू से पढ़ के वो याद करता है कि पैसेज में क्या क्या चीज़ें बोली गई है। फिर मैं उसको याद रख के क्वेश्चन जब देखूंगा तब मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे गड़बड़ होती है। फिर मान लो आप ऑप्शन देखता है, वो इतना बड़ा पैसेज पढ़ के आया, यहाँ से लेके शुरू किया, तो यहाँ पे तो उसका फोकस कम हो जाएगा जब नीचे क्वेश्चन जब पहुँचेगा, और कन्फ्यूज हो जाता है। इसलिए उसको पता नहीं चलता 4 ऑप्शन है, तो उसको लगता है यार मैंने तो ये भी इस पैसेज में कहीं पढ़ा था, ये वाला ऑप्शन भी कहीं पढ़ा था, तो उसको श्योरिटी नहीं रहती मैं कौन सा चूज करूं। और एसएससी एग्जामिनर क्या करता है, यही उसका ट्रैप होता है, बड़ा सारा पैसेज दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा, वो किसी भी सीक्वेंस में पूछ लेगा। पहला क्वेश्चन पैसेज के लास्ट से है, दूसरा क्वेश्चन कहीं बीच से है, तो बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो आपको एक्चुअली करना क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले देखो इसका कंसेप्ट समझो आप। जो एसएससी सीजीएल का कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश वाला, चाहे सीजीएल लो, सीपीओ लो, सीएचएसएल लो, वो क्या करता है, आपको चेक क्या करता है, वो चेक करता है कि आपका अटेंशन स्पैन कितना है। आप भाई इतना बड़ा पैसेज पढ़ के कितनी देर तक आप चीज़ें ध्यान में ला पा रहे हो कि भाई मैंने ये चीज़ पैसेज में यहाँ पढ़ी, दूसरा क्वेश्चन की चीज़ यहाँ पढ़ी, और आप कितना लॉजिक लगा पा रहे हो। इंग्लिश आपको आती है तो उसका एडवांटेज है, वो अच्छी बात है। नहीं भी आती है तो स्पेशली एसएससी के किसी भी एग्जाम में ऐसी इंग्लिश नहीं पूछेगा या पैसेज ऐसा नहीं आएगा कि यार मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती थी, मेरी इंग्लिश कमजोर है इसलिए मेरे गलत हो गए। वो कभी चाहता है नहीं है एसएससी वाला। आपको नॉर्मल इंग्लिश भी आती है या नहीं भी आती तो भी आप पैसेज कर सकते हो। अब ध्यान क्या रखना होता है, जो एग्जामिनर 3 चीज चेक करता है, भाई आप जो पैसेज पढ़ रहे हो तो उसमें मेन जो कीवर्ड है उसको आप पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे। आप जैसे पैसेज पढ़ते हो ना, तो जैसे 3-4 लाइनें पढ़ी, तो उसमें से 2-3 लाइनें हो तो नॉर्मल बेसिक लाइनें, उनसे क्वेश्चन नहीं बनता। एक कहीं मान लो भारी वर्ड यूज हुआ है तो लगता है यार यहाँ से क्वेश्चन उठने का चांस रहेगा, आप वो चीज़ पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो, वो ध्यान रखना है। आप अजम्पशन ऐड करते हो या नहीं करते। जैसे पैसेज में कुछ चीज़ दी हुई थी, आप क्या कर रहे हो, खुद से थोड़ा बहुत दिमाग लगा रहे हो नहीं लगा रहे। कई बार क्या होता है, तुम पैसेज के बाहर का ज्ञान यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे। जैसे उसने कोई एक चीज पूछी, ठीक है, अब आपको क्या करना है, खाली जो पैसेज में दे रखा है उसके हिसाब से आंसर देना है। हम क्या करते हैं कई बार खुद का कॉमन सेंस नहीं, हम अपना जो अजम्पशन है उससे आंसर देने लग जाते हैं। हमको वो नहीं करना, हमको जो पैसेज में चीज दी हुई है उससे आंसर देना है। जैसे मान लो पैसेज में बोल रखा है कि भाई सूरज रात को उगता है, तो हमको दिमाग ये नहीं लगाना भाई सूरज तो दिन में उगता है, वो नहीं लगाना। पैसेज में बोल रहा है तो पैसेज की बात माननी, पैसेज जो चीज़ लिख दी वो सही है, उसके हिसाब से हमको आंसर देने होते हैं। अब देखो मैं आपको इसका आगे बताता हूँ। तो अपने पास अप्रोच क्या होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप, वो समझो आप। इसमें देखो आपने ये 4 टेक्निक में बता रहा हूँ, ये यूज करोगे तो आपको डेफिनेटली कोई भी एग्जाम है। अभी मैं आपको पिछले सीजीएल मेंस 2025 का पैसेज आए थे वो उठा के बता दूंगा कि देखो उनमें भी आप कैसे अप्लाई करते। करना क्या होता है, पैसेज को पहले नहीं पढ़ना अपन को। सबसे बड़ी मिस्टेक अपन ये करते हैं, पूरा पैसेज पूरा पढ़ेंगे, लास्ट तक जाएंगे तो खुद को याद नहीं रहेगा पहले क्या पढ़ा था। हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ने। क्वेश्चन आप देखोगे तो हर पैसेज में 4-5 क्वेश्चन आते हैं। आपने क्वेश्चन देख लिया कि यार किस किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, आपने चारों क्वेश्चन पढ़ लिए। वो पढ़ने के बाद आप पैसेज पढ़ो तो आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा कि यार ये क्वेश्चन तो अभी नीचे पूछा हुआ है, तो आपका ऑटोमेटिक वहाँ ध्यान ज़्यादा जाएगा।
है ना। तो आप जैसे क्वेश्चन पहले पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन से आपको कीवर्ड मिल जाएगा कि यार ये क्वेश्चन पैसेज वाला है, इसमें एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपका माइंड ऑलरेडी फोकस्ड रहेगा कि हाँ इस कीवर्ड पे क्वेश्चन मैंने देखा है, तो पैसेज में मेरे को इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है, आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या करनी है, क्वेश्चन का टाइप देखना है। मतलब होता क्या है, सीजीएल में कॉम्प्रिहेंशन में 90% क्वेश्चन होते हैं ना, 4 टाइप के पूछता है जनरली। एक तो होता है फैक्ट बेस। फैक्ट का मतलब सिंपल सा कोई डेटा क्वेश्चन पूछेगा, वो लाइन आपको डायरेक्टली पैसेज मिल जाएगी। जैसे एक बार पिछले सीजीएल्स में कुछ क्वेश्चन आया था कि भाई ये पर्टिकुलर स्पीसीज है, ये इतने जगह पे पाई जाती है, 51 जगह पे ऐसे। तो अपन की तो फैक्ट वाली बात है, वहाँ लाइन आपको डायरेक्टली मिल जाएगी पैसेज में कि ये चीज़ कितनी जगह पाई जाती है, कुछ भी करके। दूसरा होता है कि हमको इन्फेरेंस बेस होता है कि भाई हाँ आप पैसेज से क्या निकाल सकते हो कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में था, वो अपन को आइडिया लगाना होता है। एक जैसे वोकेबलरी का भी रहता है, कभी वो क्या करता है कोई वर्ड देता है, इसका सिनोनिम बता दो, एंटोनियम बता दो, ये वर्ड पैसेज में कहीं यूज हुआ, इसका मीनिंग बता दो, तो वोकेबलरी का रहता है। तो वो अपन को डायरेक्टली पता है तो वैसे हो जाएगा। वैसे पता नहीं चल रहा तो पैसेज का आप वो वर्ड ढूंढोगे ना, वो वर्ड ढूंढ के पैसेज की लाइन में आपको उसका मीनिंग समझ आ जाएगा कि यार ये वर्ड यहाँ पैसेज में यूज किया है और इस सेंस में लग रहा है, उस हिसाब से आप आंसर दे दोगे, ठीक है ना। और एक वो पूछ लेता है कि पैसेज का टाइटल क्या है, जिसके बारे में पूरा पैसेज आप उस एक लाइन से समराइज कर दो, उसको टाइटल बोलते हैं। उसका टोन क्या है कि वो किस टोन में पैसेज बता रहा था, वो डिस्क्रिप्टिव था या और कोई चीज़ में था, वो होता है। एक सेंट्रल आइडिया होता है कि भाई यहाँ पूरा पैसेज इस पर्टिकुलर एक थीम पे बेस्ड था, तो वो अपन समझते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरली। और आप, मैं जो टेक्निक बताऊंगा उसको पढ़ने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे अपन एग्जाम्पल से करते हैं इसको, ठीक है ना। अब एक रहता है, एक पर्टिकुलर मान लो क्वेश्चन पूछा, उसकी आप लाइन लोकेट कर लो, ठीक है ना। कि भाई ये क्वेश्चन पूछा था, ये पैसेज में पर्टिकुलर इस वाली लाइन से हैं, उस लाइन को आप केयरफुली पढ़ो। मतलब तब आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि यार इसका आंसर होना क्या। मैंने देखो 2-3 लाइनें लिखी है ताकि आप समझ पाओ। देखो पैसेज के अंदर जो लिखा है वही आंसर होता है, ठीक है। जो तुम सोच रहे हो वो कभी आंसर नहीं होगा। भाई आप तो सोचने को अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा ले, उतना दिमाग नहीं लगाना। जो मैंने ऊपर वाला एग्जांपल दिया, सूरज पैसेज में बोल रहा है कि भाई रात को उगता है सूरज, तो मान लो भाई सूर्य है वो रात को उगता है, दिन में नहीं मांगने हैं। पैसेज जो बोल रहा है उसके हिसाब से चलना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। पैसेज का मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई ऑर्डर दिया जाए ऑफिस में, जब आप जॉब लगोगे तो आपने उसको कितना अच्छे से आप फॉलो कर रहे हो, इसीलिए वो पैसेज देता है कि पैसेज में कोई चीज़ गई, आप पैसेज के हिसाब से मेरे को समझना है। एक क्या है, आंसर क्या होता है पैसेज के अंदर होता है, दिमाग के अंदर नहीं। अब आपके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है उसको आंसर से मतलब नहीं है, जो पैसेज में बात कही हुई है वो आंसर होता है। चौथा टेक्निक क्या लगाओगे, ऑप्शंस एलिमिनेशन का। खास तौर से इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से यूज करोगे ना। आपको ये नहीं ढूंढना है कि भाई यार 4 आंसर हैं, इनमें से कौन सा सही आंसर है, वैसे भी ढूंढ सकते हो लेकिन थोड़ा टफ पड़ता है। आप क्या करो, करेक्ट ऑप्शन से पहले देखो भाई यार ये ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, तो इसको तो काट दिया। ये भी नहीं लग रहा, इसको भी काट दिया, तो आपके पास 2 ऑप्शन बच गए। ये टेक्निक लगाओगे ना तो आपका सही आंसर तक पहुंचने की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे एक्सट्रीम वर्ड भी होते हैं, ऑलवेज, नेवर, कंप्लीटली, तो ये जनरली अवॉइड करने होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको पैसेज बताता हूँ जो पिछले साल का सीजीएल 18 जनवरी 2025 को हुआ था ना, उसमें 2 टाइप के पैसेज थे। दोनों पैसेज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, फिर आपको आइडिया लगेगा। जैसे देखो ये पैसेज है। अब अपन क्या करते हैं जनरली, पहले पढ़ने लगता मैं। सुभाष चंद्र बोस, ए प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट लीडर, वाज कन्विंस्ड दैट इंडिया कुड नॉट अचीव इंडिपेंडेंस विदाउट द यूज ऑफ फोर्स। देखो पूरा पैसेज पढ़ते जाओगे तो आप ही बोर हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा, इतना बड़ा पैसेज है ये, ठीक है। तो मैंने टेक्निक क्या बताई थी, पैसेज को पहले नहीं पढ़ना है, पहले आपको जाना है क्वेश्चन पे। पहले 4-5 उसके क्वेश्चन देखेंगे, फिर पैसेज पे आएंगे, तब देखो टेक्निक काम क्या करती है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर जापानीज टू सपोर्ट सुभाष चंद्र बोस एंड द फॉर्मेशन ऑफ INA। मतलब जापान वालों ने सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट क्यों किया। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट अल्टीमेटली अंडरमाइंड द INA's एफर्ट टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ठीक है। इसमें पूछा है कि जो INA के एफर्ट थे वो कम क्यों पड़ गए ब्रिटिश रूल को हटाने में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ बोस स्लोगन जय हिंद। तो जय हिंद पैसेज में जहाँ आएगा ना, जहाँ ये बोस का नारा था, उसका सिग्निफिकेंस क्या था, ठीक बात है। अगला क्या पूछा है,
हाउ डिड सुभाष चंद्र बोस व्यू इंडियाज फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, मतलब सुभाष चंद्र बोस का व्यू क्या था इंडिया की फाइट फॉर इंडिपेंडेंस को लेके। ठीक है, इससे आगे वाला क्वेश्चन है नहीं, बस 4 क्वेश्चन अपन को देखे अपन ने। पहला तो था भाई ये कि जापानीज ने सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट क्यों किया, एक जय हिंद के स्लोगन वाला था, और आईएनए के एफर्ट कम क्यों हो गए, सुभाष चंद्र बोस का व्यू क्या था। अब देखो पैसेज को, अब पढ़ो, अब आपको मजा आएगा पढ़ने में पैसेज। देखो पढ़ते हैं। Subhash Chandra Bose was a prominent Indian nationalist leader, was convinced that India could not achieve independence without the use of force. He believed that a military campaign was necessary to achieve this goal. मतलब सुभाष चंद्र बोस को लगता था मिलिट्री कैंपेन करना पड़ेगा हमको अपना गोल अचीव करने के लिए, जो कि इंडिपेंडेंस था। देखो इस पैसेज को मैं टाइम लेके बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ पैसेज सोल्व करने का टेक्निक क्या है। इसको जल्दीबाजी में अभी बता दूंगा तो आपके भी समझ में नहीं आएगा। एक बार आप पूरा टेक्निक समझ गए, फिर एग्जाम लाइक कंडीशन में आप स्पीडली भी चीज़ों को कर सकते हो। यहाँ मैं तसल्ली से समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में पिक्चर बने कि भाई पैसेज पढ़ते हो तो ऐसा नहीं भाई जल्दी जल्दी करने के चक्कर में लाइनें फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहा हूँ। आपके दिमाग में साथ साथ पिक्चर भी बननी चाहिए कि हाँ एक्चुअली पैसेज में हो क्या रहा है, तब आप आराम से क्वेश्चन ढूंढ पाओगे। ठीक है ना। और इन 1942 बोस फॉर्म्ड द INA विद द हेल्प ऑफ जापानीज, मतलब जापानीज की हेल्प से आईएनए उसने बना ली सुभाष चंद्र बोस जी ने। उसके बाद क्या हुआ, बोस ट्रेवल टू जापान इन 1941 टू सीक देयर सपोर्ट इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, जापानीज का सपोर्ट लेने के लिए वो वहां गए। ठीक है, द जापानीज वर इंटरेस्टेड इन हैविंग बोस हेल्प इन देयर ओन एफर्ट टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया। अब याद है कुछ, एक कहीं क्वेश्चन था कि जापानीज ने सुभाष चंद्र बोस का सपोर्ट क्यों किया। आपको वो लाइन यहां से मिल गई होगी, मिली लाइन। देखो ये जापानीज ने क्यों किया सपोर्ट, क्योंकि वो अपना एक्सपेंड करना चाहते थे देयर इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया। एक क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पे मिला है। आगे क्या बोलता है, बोस विजन वाज टू क्रिएट ए मिलिट्री फोर्स टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ जापानीज वेपन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, द INA वाज फॉर्म्ड इन सिंगापुर इन सितंबर 1942 विद द स्लोगन जय हिंद। एक स्लोगन वाला क्वेश्चन भी था, जय हिंद वाला ना, तो ये 1942 में उन्होंने ये स्लोगन दे दिया। ठीक है, द INA consisted of soldiers who were primarily from the Indian community living in Southeast Asia. ठीक है, these soldiers were trained by Japanese officers and were equipped with Japanese weapons. कि उनको जापानीज ऑफिसर ट्रेन करते थे और उनके पास जापानीज वेपन थे। द INA fought alongside Japanese forces in Burma and other parts of Southeast Asia during World War II. तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापानीज फोर्सों के साथ ये लड़े बर्मा में और साउथ ईस्ट एशिया में। बोस लीडरशिप ऑफ INA एंड हिज मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश मेड हिम ए पॉपुलर फिगर अमंग मेनी इंडियंस। उनको पॉपुलर बना दिया सुभाष चंद्र बोस जी को उनके काम ने और ये INA वाले फोर्स मैटर ने। The formation of the INA had significant consequences. The INA's campaign against the British and the role played by Indian soldiers in the Burma campaign had a strong psychological impact on the British forces. The British were shocked to see Indian soldiers turn against them, which weakened their confidence in maintaining control over India. The INA also had a significant impact on the Indian independence movement. Bose's vision of a socialist India with equal rights for all citizens inspired many Indians. बोस का विजन वाला भी कहीं पूछा तो सही ना, तो बोस का विजन वाला यहाँ से बनेगा, देखेंगे उसको ना। The INA became a symbol of resistance against British colonialism and Bose's slogan Jai Hind became a rallying cry for the independence movement. कि बोस का ये जो नारा था वो पूरा सर चढ़ के बोल रहा था एकदम इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। जय हिंद वाला यहाँ भी यूज हुआ है, ऊपर भी आया है। ठीक है, however the military campaign of INA were not successful in achieving the goal of freeing India from British rule. The INA suffered heavy loss in battles and their efforts were finally undermined by the Japanese surrender in 1945. देखो अब इसने गेम क्या खेला, इसने गेम देखो ये पहला क्वेश्चन था ना कि जापानीज, देखो एक ही क्वेश्चन अभी देखा था ना मैंने, हाँ, वोट अल्टीमेटली अंडरमाइन द INA's एफर्ट टू फ्री
इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। अब देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ रखा था, तो देखो पैसेज के सबसे लास्ट वाली लाइन में इसने आंसर दिया, द आईएनए सफर्ड हैवी लॉसेज इन बैटल्स एंड इट्स एफर्ट्स वर फाइनली अंडरमाइंड बाय जापानीज सरेंडर। क्या जापानीज फोर्सेज ने सरेंडर कर दिया, इसलिए अपना वहां पे दिक्कत हुई थी। देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें आंसर कौन सा है, जापानीज सरेंडर इन 1945। तो देखो मैंने लिखा भी है, लास्ट पैराग्राफ में लिखा है देयर एफर्ट्स वर अंडरमाइंड, एग्जैक्ट आंसर मिल गया। अब आप देखो पूरा पैसेज पढ़ के सोल्व करते हैं ना क्वेश्चन को, तो आप भूल जाते। अब देखो आपने ये पहले क्वेश्चन पढ़ रखे तो आपको ऑटोमेटिक याद आया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन था ना पहला, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर जापानीज टू सपोर्ट, ये मैंने ऊपर आपको बताया था ना, उन्होंने सपोर्ट क्यों किया था, उन्होंने सपोर्ट किया था ताकि वो अपना एक्सपेंड कर सके इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया। अब देखो इसमें आंसर है नहीं आपका, देखो इसमें आंसर है दे बिलीव्ड इन इंडियाज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, उनको इंडिया के राइट से कोई मतलब नहीं था जापानीज को, ठीक है। दे वर लुकिंग फॉर एलीज इन देयर फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, नो। दे बिलीव्ड इन बोस विजन, बोस के विजन से उनको क्या मतलब है, उनका था ही नहीं। दे वांटेड टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया, सेम वो लाइन मिली, आंसर मिल गया। देखो पैसेज में क्लियरली लिखा है ये लाइन, इसलिए अपन का ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन गया। इस क्वेश्चन में क्या था, अब देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ बोस स्लोगन जय हिंद, जय हिंद का सिग्निफिकेंस क्या था। तो अब देखो पैसेज में ढूंढते अपन, पैसेज में हमने शायद जय हिंद 2 बार देखा था ना। देखो ये तो था, एक तो यहाँ पे था द आईएनए वाज फॉर्म्ड इन सिंगापुर विद द स्लोगन जय हिंद विक्ट्री टू इंडिया, ठीक है। और कहाँ पे था, एक तो यहाँ से तो मिला नहीं, जय हिंद का क्या सिग्निफिकेंस था ये पूछा ना इसने। तो देखो इसमें जय हिंद वाला, देखो यहाँ पे देखो द आईएनए बिकेम ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब आईएनए का मतलब हो गया कि भाई विरोध करने का एक प्रतीक बन गई थी अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। एंड बोस स्लोगन जय हिंद बिकम ए रेलिंग क्राई फॉर द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, मतलब जय हिंद का मतलब ये हो गया कि हमको ब्रिटिश का विरोध करना है, ये हमारा नारा है, मेन कहानी ये थी। अब क्वेश्चन क्या पूछा था इसने, देखो ये पूछा व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ बोस स्लोगन जय हिंद, इट सिंबलाइज द स्ट्रगल अगेंस्ट, वहां पे क्या था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो था वही तो स्ट्रगल होता है अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। तो पहला ऑप्शन ठीक लग रहा है। सेकंड क्या है, इट वाज ए कॉल टू आर्म्स फॉर इंडियन एंड ब्रिटिश आर्मी, नो, ऐसा थोड़ी बोल रहा था ये जय हिंद का मतलब ये है भाई हम हथियार उठा लेंगे। इट मैनिफेस्ट द विजन ऑफ सिलेक्टेड कम्युनिटीज, कम्युनिटीज की कहीं बात ही नहीं हुई। इट रिप्रेजेंटेड बोस विजन फॉर ऑफ ए कैपिटलिस्ट इंडिया, कैपिटलिस्ट इंडिया का कहीं वर्ड ही यूज नहीं हुआ, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो पहला इसका सही हो गया। देखो जय हिंद का मतलब ये नहीं है कि आप हथियार उठा किसी को मार दो, जय हिंद का मतलब ये था कि हम जो ब्रिटिशर हैं उनके खिलाफ स्ट्रगल करना है, उनको बाहर निकाल के फेंकना है, सिंपल बात है। तो इसने मैंने लिखा भी यहाँ पर, देखो ये वाली जो लाइन थी ना कि इसका जय हिंद का मीनिंग क्या था। अब देखो एक ये था, हाउ डिड सुभाष चंद्र बोस व्यू इंडियाज फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, कि सुभाष चंद्र बोस का व्यू क्या था, ठीक है। ये आप देखोगे ना तो सुभाष चंद्र बोस के व्यू वाली बात बोल रहा है ये। अब देखो ऑप्शन क्या दिए, थ्रू पॉलिटिकल नेगोशिएशन, तो सुभाष चंद्र बोस ने तो कहीं बोला नहीं कि आप नेता बनो या हम पॉलिटिकली दबाव कुछ बनाएंगे। थ्रू इकोनॉमिक सैंक्शन, के हम फंड की स्वीकृति ले लेंगे, रुपए खर्च करेंगे, वैसी बात भी नहीं बोलेगी। थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स, सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है, गांधी जी की नहीं, तो नॉन वायलेंट। हाँ तो हमने देखा ये भी नॉन वायलेंट की बात तो गांधी जी करते थे, सुभाष चंद्र बोस तो नहीं करते, तो उन्होंने मिलिट्री कैंपेन का जरूर बोला था। तो इसमें सीधा सा अपन को देख के पता चल गया। और देखो ये पहले वाला फर्स्ट पैराग्राफ में ये क्वेश्चन दे रखा है, तो वो करता क्या, जैसे आपने इतना बड़ा पैराग्राफ था, पहला क्वेश्चन बनाएगा वो बनाएगा लास्ट वाली लाइनों से, लास्ट क्वेश्चन बनाएगा पहली वाली लाइनों ने, ताकि अगला बंदा जब स्टूडेंट करता रहो तो कन्फ्यूज हो जाए। तो हमको करना क्या है, पहले अपन को पैसेज पढ़ना है, फिर आपको कामली आंसर ढूंढना आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपको इंग्लिश वाले में और कौन से टॉपिक में दिक्कत है या मैथ वाले में क्या क्या दिक्कत है, रीजनिंग, जिसमें भी जो भी दिक्कत हो ना आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं और जैसे मेरे को टाइम मिलेगा इसके वीडियो आपको बता दूंगा। बाकी आप इस चैनल से जुड़े रहना ताकि आपको CGL के लिए, इवन UPSC के लिए या CHSL MTS जिसके लिए भी आप तैयारी करो उसके लिए पूरा फ़ायदा हो, मतलब तो आप लोग मैक्सिमम मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा लो, आप भी और आपके जो भी दोस्त तैयारी वैयारी कर रहे हैं उनके पास आप शेयर करो ताकि वो लोग भी जुड़ें, उनको भी कुछ सीखने के लिए मिले, ताकि मैं मेरा जितना 4-5 सालों का जो एक्सपीरियंस है निचोड़ है सारा आपको बता सकूं। मतलब मैं एक, आप जैसे टीचर से पढ़ते हो तो उसमें आपको लगता है कि यार वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बना हुआ है, जैसे कोई मैथ का टीचर है वो खाली आपको मैथ पढ़ा सकता है,
कोई इंग्लिश वाला इंग्लिश पढ़ा सकता है, लेकिन जो बंदे ने कम्पिटिटिव एग्जाम निकाल दिया, सीजीएल वाला से लेके यूपीएससी से लेके इतने एग्जाम में बैठा है, आईआईटी से लेके, तो उसको सब एग्जाम की रग रग से वाकिफ है कि भाई मेरे को इस एग्जाम में ये माइंड सेट रखना होता है, ऐसे वो प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। वो सारी चीज़ आपको मिल पाएगी जब आप ज़्यादा यहाँ जुड़ोगे। आपको कोई भी इशू आता है आप कमेंट में लिखो, मैं जनरली कमेंट का उसी दिन रिप्लाई कर देता हूँ जो भी बंदा का इशू होता है। तो आपको मेरी साइड से फुल सपोर्ट मिलेगा। आप बस बढ़िया तैयारी करते रहो, कुछ भी इशू आता है मेरे को बताओ, मैक्सिमम लोगों तक आप ये वीडियो पहुंचाओ ताकि उनको भी हेल्प मिले और आप ऐसी तैयारी करो। नेक्स्ट वीडियो में और बढ़िया टॉपिक के साथ क्लोज टेस्ट या मैथ का जो भी रहेगा मैं वो आपके लिए करूँगा। बाकी तैयारी करते रहो। गुड लक।